जीवन एक बड़ा ही गरीब किसान था। वह सुहागपुर नामक गांव में अपनी पत्नी वीणा और अपने बेटे विकास के साथ रहा करता था। जीवन के पास अपने पुरखों का दिया हुआ एक खेत था। वह खेत बड़ा ही अच्छा था। जीवन उसी में मेहनत मजदूरी करके फसल उगाया करता था और उसी से अपना गुजारा चलाया करता था। एक दिन जीवन अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, इस समय मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। अब खेत में बीज डालने का समय आ गया है, लेकिन हमारे पास तो बीज डालने के भी पैसे नहीं हैं। भला हम क्या करें? और अगर सही समय पर बीज नहीं डाला तो फसल तैयार नहीं होगी। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। पिछली बार भी हमने पड़ोसियों से उधार मांग लिया था। इस बार तो हमें कोई उधार भी नहीं देगा, लेकिन बीज डालना भी तो जरूरी है ना। ऐसा करो, तुम जमींदार साहब के पास चले जाओ और उनसे कुछ पैसे उधार मांग के ले आओ, जिससे हम बीज खरीद कर बो सकेंगे। जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तो हम उन्हें पैसे लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो वीणा, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। उधार मांगने के लिए जीवन जमींदार के पास जाता है और जमींदार साहब से कहता है, जमींदार साहब, मेरे खेतों में बीज डालने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। खेतों में फसल उगते ही आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या जीवन? अगर ऐसे ही मैं लोगों को फ्री में उधार बांटता रहूंगा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। ऐसा करो, तुम मुझसे पैसे उधार ले लो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारी जो फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? अगर मैं अपनी फसल का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा तो मैं अपना कर्जा कैसे उतारूंगा और साल भर अपना खर्च कैसे चलाऊंगा? ये सब तो मुझे नहीं पता। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम सोच लो। जीवन ने बहुत सोचा। जमींदार की बात मानने के सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वह जमींदार की बात मान लेता है और अपनी आधी फसल देने के लिए तैयार हो जाता है। जीवन अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। यह सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए। हम मिलकर खेतों में ज्यादा मेहनत करेंगे और अच्छी फसल होने पर आधा हिस्सा जमींदार साहब को दे देंगे और आधे से अपना कर्ज भी चुका देंगे और हमारा खर्चा भी चल जाएगा। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी मिलकर खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उनका बेटा भी उनकी मदद करता है। अब जीवन की फसल लगभग तैयार होने वाली थी, लेकिन तभी जोरों की बारिश हो गई और बारिश भी इतनी तेज थी कि सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई। यह देखकर जीवन और उसकी पत्नी दोनों बहुत ज्यादा उदास हो गए। इसके बाद जीवन की पत्नी बोली, जी, आप जाकर जमींदार साहब से बात कीजिए कि हमारी फसल बर्बाद हो गई है। हमें एक मौका और दे दे। अगली फसल पर हम उनका कर्जा जरूर से लौटा देंगे। अपनी पत्नी की बात मानकर जीवन जमींदार के पास जाता है और उसे यह सारी बात बताता है। इस पर जमींदार उससे कहता है, ये सब मैं नहीं जानता। मुझे तो मेरी फसल का आधा हिस्सा चाहिए। मुझे तुम्हारी फसल की बर्बादी या आबादी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जमींदार साहब, मैं आपको आधी फसल कहां से दूं जब मेरी फसल ही नहीं बची है? इसका भी एक उपाय है मेरे पास। ऐसा करो कि अपने खेत मुझे दे दो। जब तुम मेरे पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। जीवन के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपनी जमीन जमींदार को दे देता है और अपने घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है। उस समय सारे गांव की फसल लगभग खराब हो चुकी थी, इसलिए जीवन को मजदूरी नहीं मिल पाती थी और जीवन के घर का खर्च भी नहीं चल पाता था। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। एक दिन जीवन की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आप जमींदार साहब के पास फिर से क्यों नहीं जाते हैं जी? उनसे कहिए ना कि हमारी जमीन हमें वापस कर दें। हम उस पर खेती करके उनका पैसा चुका देंगे। उसके बाद जीवन जमींदार साहब के पास जाता है और उनसे कहता है, जमींदार साहब, मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। मैं उसमें खेती करूंगा और जब फसल तैयार हो जाएगी तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। कृपया करके मुझ पर दया करें जमींदार साहब।
मेरे घर में खाने तक को कुछ नहीं है, और अगर मुझे मेरे खेत नहीं मिले तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा और आपका कर्जा भी कैसे उतारूंगा। तुम्हारी बात सही है जीवन, मैं तुम्हें तुम्हारे खेत वापस तो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक हल है मेरे पास। वो क्या है जमींदार साहब, कृपया करके मुझे बताइए। मेरे पास गांव के किनारे एक खेत है। हालांकि वो खेत पथरीला है, लेकिन अगर तुम चाहो तो वो मुझसे ले सकते हो और उसमें अपनी फसल उगा सकते हो। लेकिन जमींदार साहब, वो फसल तो पथरीली है, उसमें भला अच्छी फसल कैसे उगेगी? ये सब मैं नहीं जानता, मेरे पास जो उपाय था मैंने बता दिया। जीवन घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, देखिए जी, जमींदार साहब की बात मानने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम उस पथरीली जमीन पर ज्यादा मेहनत कर लेंगे और ज्यादा मेहनत करके हम उस पर फसल उगा लेंगे और इस तरह से हम जमींदार साहब का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ले लेंगे। आप जमींदार साहब की बात मान लीजिए। अपनी पत्नी की बात मानकर जीवन ने ऐसा ही किया। फिर वे दोनों पति पत्नी उस खेत में पहुंचे और देखा तो खेत की जमीन बहुत ही ज्यादा पथरीली थी। दोनों ने खूब मेहनत करके सारे पत्थर हटाए। कई दिनों के बाद जब पत्थर कम हुए तो उन्होंने उस खेत में बीज बोए, लेकिन उसके बाद भी उन बीजों से एक भी अंकुर नहीं फूटा और फसल नहीं उगी। इधर कई दिनों से जीवन के घर में खाना भी नहीं बना था। वे लोग बहुत ही बुरी हालत में अपना जीवन गुजार रहे। एक दिन जीवन को रात में नींद नहीं आ रही थी। वह चुपचाप से अपने बिस्तर से उठा और एक रस्सी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा और अपने आप से कहने लगा, ऐसे जीवन का भला क्या फायदा कि मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे का पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। कम से कम गांव वाले मेरे ना रहने पर दया खाकर मेरी पत्नी और मेरे बेटे को खाना तो खाने को देंगे। मैं तो उनका पेट भी भरने में सक्षम नहीं हूँ। यह कहते हुए जीवन एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचा और उसकी एक डाल पर रस्सी बांधकर अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही जीवन ने फंदा डाला और लटकने की कोशिश की, वैसे ही उस पेड़ की डाल टूट गई और जीवन नीचे आकर गिर गया। तभी अचानक ही उस पेड़ से एक रोशनी प्रकट हुई और एक चुड़ैल उसके सामने आ गई। वह चुड़ैल जीवन से बोलती है, कौन हो तुम? मैं चुपचाप सो रही थी, तुमने मेरी पेड़ की डाल तोड़कर मुझे जगा दिया है। चुड़ैल को देखकर जीवन बिल्कुल भी नहीं डरा और वह चुड़ैल से बोला, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ। और यह कहकर जीवन चुड़ैल को सारी कहानी सुनाता है। सारी बातें सुनने के बाद चुड़ैल अपनी आंखें बंद करके जीवन के खेत को देखती है और फिर आंखें खोलकर जीवन से कहती है, जीवन, वह खेत तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। तुम्हें नहीं पता, उस खेत के दाहिने किनारे पर एक कलश गड़ा हुआ है और उसमें एक जादुई मोती छुपा हुआ है। वह जादुई मोती तुम्हारे ही भाग्य का है। किसी जमाने में एक साधु ने उस मोती को वहाँ गाड़ा था। तुम उस खेत में जाओ और अपनी पत्नी के साथ उस जगह को खोजो और वह जादुई मोती निकाल लो। इससे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जीवन यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ। वह दौड़ता हुआ अपने घर आया और अपनी पत्नी को चुड़ैल की कही हुई सारी बातें बताई और उसे लेकर खेत के दाहिने किनारे पर पहुंच गया। दोनों ने वहां पर खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें एक पुराना कलश मिला। जीवन ने उस कलश को बाहर निकाला तो सचमुच उसके अंदर एक मोती था। जीवन ने वह मोती निकाल लिया और उस मोती को देखकर बोला, अगर सच में जादुई मोती हो तो मेरे खेत को हरा भरा कर दो और तुरंत इसमें फसल लगा दो। जीवन के ऐसा कहते ही वह खेत तुरंत ही फसल से हरा भरा हो गया। जीवन और उसकी पत्नी यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। धीरे धीरे करके अब जीवन के हालात ठीक हो गए थे और उसकी गरीबी भी खत्म हो गई थी। जीवन अब काफी अमीर हो चुका था और उसकी अमीरी के किस्से पूरे शहर में मशहूर होने लगे थे। धीरे धीरे यह बात जमींदार तक भी पहुंच गई।
जीवन अब पैसे वाला हो गया था। जमींदार को अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन के पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया है। वह अपने मन में सोचने लगा, कुछ समझ में नहीं आता। कल तक तो जीवन के पास खाना खाने को भी पर्याप्त साधन नहीं थे और आज उसके पास इतना पैसा है कि वो अमीर हो गया है। कोई तो राज है, मुझे पता लगाना होगा। और यही सोचकर जमींदार जीवन के घर के बाहर आता है और छुपकर उनकी सारी की सारी बातें सुनने लगता है। जीवन अपनी पत्नी से कहता है, वीणा, इस जादुई मोती ने हमारी कितनी मदद की है। मुझे उस चुड़ैल को धन्यवाद देना चाहिए। अगर उसने इस जादुई मोती के बारे में ना बताया होता तो हम कभी भी अमीर नहीं हो पाते और शायद मैं जीवित भी नहीं रह पाता। जी आप सही कहते हैं। आप जाएं और उस चुड़ैल को धन्यवाद देकर आइए। तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। जीवन चुड़ैल को धन्यवाद देने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वीणा किचन में काम कर रही होती है और मोती कमरे में रखा हुआ था। जमींदार अपने मन में सोचता है, यही सही मौका है। मुझे ये मोती इसी वक्त चुरा लेना चाहिए और यहाँ से चला जाना चाहिए। इससे पहले कि जीवन आ जाए, मुझे ये मोती चुरानी ही होगी। उधर जीवन उस पेड़ के पास जाकर चुड़ैल को आवाज देता है। चुड़ैल सामने आती है। तब जीवन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरा जीवन बेहतर हो गया और मेरी गरीबी भी दूर हो गई। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। चुड़ैल यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह जीवन से कहती है, मुझे खुशी है जीवन कि मेरे कारण तुम्हारे जीवन में बदलाव आया है, लेकिन जिस मोती के लिए तुम मुझे धन्यवाद देने आए हो, वह मोती तो जमींदार ने चोरी कर लिया है। चुड़ैल की यह बात सुनकर जीवन बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और रोने लगता है। फिर वह चुड़ैल से कहता है, अगर जमींदार ने मेरा मोती चुरा लिया तो मैं तो फिर से गरीब हो जाऊंगा और मेरे जीवन का कोई मतलब भी नहीं बचेगा। कृपया करके मेरी मदद करो, वरना मुझे मर जाने दो। यह सुनकर चुड़ैल को जीवन पर दया आ जाती है और वह कहती है, तुम चिंता मत करो जीवन। जमींदार वहाँ मोती लेकर जरूर गया है, लेकिन उस मोती से उसे कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि उसे इस गलती की सजा इस मोती से मिलेगी। तुम निश्चित होकर अपने घर वापस जाओ, तुम्हें तुम्हारा मोती वापस मिल जाएगा। जीवन चुड़ैल की यह बात सुनकर चैन की सांस लेता है और वह अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी की सारी बातें बताता है। वे लोग चुड़ैल की बात पर भरोसा करके चुपचाप से सो जाते हैं। दूसरी तरफ जमींदार उस मोती को लेकर अपने घर आता है और उसे अपने कमरे में एक टेबल पर रख देता है और अपने आप से कहता है, मुझे ये जादुई मोती आखिर मिल ही गया। अब तो मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। अभी मैं इस जादुई मोती को यहाँ रखकर सो जाता हूँ और सुबह उठकर अपने खेतों में जाऊंगा और हर दिन नई फसल उगाकर उसे बेच दूंगा। और ऐसा कहकर जमींदार अपने बिस्तर पर सोने जाता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल वहां पर आ जाती है और उस मोती में समा जाती है। उसके बाद वह मोती जोर जोर से हिलने लगता है। जमींदार चौंक कर उस मोती की तरफ देखता है। जमींदार डरकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? ये मोती अपने आप कैसे हिल रहा है? इतने में चुड़ैल उस मोती से निकलकर सामने आती है और जमींदार से कहती है, यह मोती मेरा है, मैंने इसे जीवन को दिया था, लेकिन तू अपने लालच में इसे चुराकर अपने घर पर ले आया है। अब इसकी सजा भुगतने के लिए तू तैयार हो जा। यह कहकर चुड़ैल अपने हाथों से जादू करती है तो जमींदार दीवारों से टकराने लगता है और गिरने लगता है। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागकर जीवन के घर की तरफ जाने लगता है। जमींदार जीवन के घर पर पहुंच जाता है और उसे आवाज देता है। तभी जीवन बाहर निकलता है तो जमींदार उससे कहता है, जीवन, जीवन, तुम जल्दी से अपना जादुई मोती वापस ले लो। तुम्हारे उस मोती ने मुझे बहुत परेशान किया है। यह कहकर जमींदार जीवन को सारी की सारी बात बताता है। तभी जीवन हंसता हुआ कहता है, जमींदार साहब, आपको जमींदार होते हुए चोरी करना शोभा नहीं देता।
खैर कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। चलिए मेरे साथ, मैं अपने मोती को वापस ले लेता हूँ। जीवन जमींदार के घर जाकर वह मोती वहाँ से उठा लेता है। उसके बाद जमींदार उससे डरकर जीवन के साथ साथ गांव के बाकी लोगों की जमीन की कागज भी जीवन को दे देता है। जीवन गांव के सभी लोगों की जमीनों के कागज उन्हें वापस कर देता है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। मदनपुर गांव में भोला नाम का एक लड़का अपनी माँ और बीवी के साथ रहा करता था। वो अपने नाम की तरह ही भोला था। उसे गांव के सभी लोग पागल बना दिया करते थे। अरे देखो, बारिश का मौसम हो गया है। पिछली बार भी तुमने खेत में ज्यादा खेती नहीं की थी। अरे कमला, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो पता है कि मैंने पिछली साल कितनी मेहनत की थी। हाँ, मेहनत तो की थी, लेकिन दूसरों के खेतों में। अपने खेत में तो तुमने सही से काम तक नहीं किया था। अरे बहू, तो इस पर तू गुस्सा क्यों कर रही है? तुझे तो पता है ना कि ये अपने नाम की तरह ही कितना भोला है। और वैसे भी सबको सबका नसीब का ही मिलता है। माँ जी, आप तो चुप ही रहिए। आप तो इन्हें कभी कुछ कहते ही नहीं है। गांव के सभी लोग इन्हें पागल बनाते रहते हैं और ये पागल बन जाते हैं। माँ, मैं क्या करूं? मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती है। हाँ, तो तुम दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान कर लो, है ना? ठीक है, तुम अब गुस्सा मत करो। मैं खेत में जाकर खेती करता हूँ। भोला खेती करने के लिए निकल जाता है। अरे भोला, जल्दी जल्दी चलकर खेती कर ले, नहीं तो कमला मेरा जीना हराम कर देगी। भोला ये कहता हुआ खेत की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसका बड़ा भाई चंदन उसे पीछे से आवाज देकर रोकता है। अरे भोला, अरे ओ भोला, अरे सुन तो जरा, कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो। भोला पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे पीछे चंदन भी आ रहा होता है। भोला उसे देखकर रुक जाता है। अरे भोला, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? तुझे मैं कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ। अरे चंदन भाई, क्या हुआ? मुझे क्यों बुला रहे थे? अरे कुछ नहीं रे, वो तेरी भाभी बीमार है और मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अरे भैया, क्या हुआ? भाभी को ज्यादा परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारे घर कमला को भेज देता हूँ, वो भाभी का ध्यान रख लेगी। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तू क्यों कमला को परेशान कर रहा है? वो बेचारी वैसे ही पूरे दिन घर का काम करती रहती है। मुझे क्यों रोका आपने? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ फिर? क्या आज तू मेरे खेत में जाकर खेती कर सकता है क्या? लेकिन भैया, मैं तो आज खुद के खेत में खेती करने जा रहा हूँ। अगर आज मैंने अपने खेत में खेती नहीं की तो कमला मुझे घर में नहीं घुसने देगी। अब तू अपनी बीवी की सुनेगा, है ना? भाई तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं। नहीं भैया, वो बात नहीं है। अरे देख, कल कर लेना अपने खेत में खेती। आज अगर तूने मेरे खेत में खेती नहीं की तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं पहले आपके खेत में खेती कर देता हूँ। भोला उदास होकर चंदन के खेत में खेती करने चला जाता है। अब आएगा मजा। अब वो मेरे खेत में खेती करेगा और मैं जाऊंगा अपनी बीवी के साथ घूमने। चंदन अपने घर जाता है। कहाँ हो? बाहर आओ। अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? धीरे भी तो बोल सकते हो ना, सुनाई देता है मुझे। अरे मेरी सुनीता, तू गुस्सा क्यों हो रही है? अरे मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मुझे पास के गांव में घुमा लाओ। अरे गुस्सा क्यों होती है? चल, मैं तुझे घुमाने के लिए जुगाड़ करके आया हूँ। अरे ऐसा कौन सा जुगाड़ लगा कर आए हो जो इतना खुश हो रहे हो? चंदन सुनीता को सारी बात बता देता है। अरे वो भोला तो है ही मूर्ख। उधर बेचारा भोला गर्मी में चंदन के खेत में खेती करता है। आज तो काम करके बहुत थक गया हूँ। शाम भी हो गई है, अब घर चलता हूँ। कमला भी मेरा इंतजार कर रही होगी। शाम को चंदन अपनी बीवी को घुमाकर लेकर आ ही रहा होता है तो चंदन सुनीता से बोलता है। अरे सुनीता, शाम हो गई है, मैं जरा देख कर आता हूँ कि उस भोला ने खेत में कितना काम किया है। ठीक है, आप जाइए। शाम को भोला खेती का काम खत्म करके अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी सामने से चंदन आता है। अरे चंदन भाई, आ गए आप? और भाभी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा?
क्या हुआ है उन्हें? अरे बस, वो तो तेरी भाभी को थोड़ी सी थकान हो गई है, इसीलिए उसे चक्कर आ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, मैंने आपका काम कर दिया है। अब मैं घर जा रहा हूँ, कमला मेरा इंतजार कर रही होगी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भोला, जो तूने मेरा काम कर दिया। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर मैं आपके काम नहीं आऊंगा तो भला कौन आएगा? आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ। हाँ हाँ भोला, तू सही कह रहा है। ठीक है, तू जा जा, तुझे कल फिर पागल बनाकर अपना काम निकलवाऊंगा। अरे भैया, कहाँ खो गए आप? अरे कुछ नहीं, जा जा, तू घर जा। भोला अपने घर की तरफ निकल जाता है और उसे जाते देखकर चंदन हंसता है। भोला घर पहुंचकर घर के बाहर ही खड़ा हो जाता है। क्या करूं, घर के अंदर कैसे जाऊं? कमला मुझे आज फिर सुनाएगी। भोला की माँ भोला को घर के बाहर खड़े हुए देख लेती है। अरे ओ भोला, तू बाहर क्यों खड़ा है? घर के अंदर आ जा। आ रहा हूँ माँ। भोला जैसे ही घर के अंदर आता है, तभी कमला भोला से कहती है, हाँ जी, क्या हुआ? आज आपने खेती की? वो खेती तो मैंने की, लेकिन वो मैंने अपने खेत में खेती नहीं की। क्या? आपने आज भी खेती नहीं की? अरे कमला, वो आज चंदन भैया मिल गए थे सुबह। वो बोल रहे थे कि भाभी की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके खेत में जाकर खेती करूं। इनको फिर से ही चंदन भाई साहब ने मूर्ख बना दिया। वो आज भाभी के साथ पास वाले गांव में घूमने गए थे। नहीं कमला, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भैया मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? अरे भोला, तुझसे कितनी बार कहा है कि उस चालाक इंसान की बातों में मत आया कर। वो तेरे भोलेपन का फायदा उठाता है। लेकिन माँ, वो मेरे बड़े भैया हैं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? बेटा, वो तेरा भाई है, लेकिन तुझ में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो बहुत शातिर इंसान है। कमला, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही जाकर खेत में खेती करूंगा। हे भगवान, कैसा मूर्ख इंसान है जिससे मेरी शादी हुई है। मेरे तो कर्म ही फूट गए। सुन लो, अगर इस बार अच्छी खेती नहीं हुई तो मैं इस घर को छोड़कर अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी। माँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या कभी मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊंगा? क्या मैं कभी तुम्हें और कमला को खुश रख पाऊंगा? बेटा भोला, तू परेशान मत हो। ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। और हाँ, हर चीज का समय होता है बेटा। जब समय आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, तू कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, बस तू सही रास्ते पर चलना। ये ऊपर वाला है ना, ये अच्छों के साथ कभी गलत नहीं करता, तो बस उस भगवान पर भरोसा रखना। माँ, आप सच बोल रही हैं, सच में ऐसा ही होगा। अगले दिन भोला अपने खेत में खेती करने जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे चंदन रोक लेता है। अरे भोला, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? अरे सुनना, क्या तू आज भी मेरे खेत में खेती कर सकता है क्या? वो क्या है ना, तेरी भाभी को उस डॉक्टर के इलाज से फर्क नहीं पड़ा है, तो मैं उसे आज दूसरे डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूँ। नहीं भैया, रहने दो। आपने मुझे कल भी झूठ बोला था कि भाभी की तबीयत खराब है, लेकिन मुझे कमला ने बताया कि आप भाभी को लेकर दूसरे गांव घूमने गए थे। अरे नहीं रे पागल, बोला तेरी बीवी झूठ बोल रही है। तेरी भाभी की सच में तबीयत खराब है। अब तू अपने बड़े भाई पर शक करेगा? हाँ नहीं भैया, वो बात नहीं है। अगर आज मैंने अपने खेत में खेती नहीं की तो कमला मुझे घर से बाहर निकाल देगी। वो तुझे ऐसे कैसे घर से निकाल सकती है? उसकी इतनी हिम्मत है? नहीं भैया, वो अकेली नहीं है, माँ भी उसी के साथ हैं, और उसने मुझे साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस बार खेतों में अच्छी फसल नहीं हुई तो वो मुझे छोड़कर अपने पिताजी के घर चली जाएगी। अरे माँ भी उसी के साथ हैं? अरे यार, तू जाकर अपने खेत में खेती कर। भोला वहाँ से खेती करने अपने खेत में चला जाता है। अरे मेरी तो पूरी योजना ही खराब हो गई। अब मुझे खुद ही खेत में जाकर काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर चंदन वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं? कब तक अपनी किस्मत पर रोऊं? मैंने आज तक अपनी माँ और बीवी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है।
भगवान जी, आप मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। ऐसा कहकर भोला अपने खेत से निकलकर घर जा ही रहा होता है कि वैसे ही उसी के खेत में ही वो किसी चीज से टकरा जाता है। हाय रे, बहुत तेज लग गई। शायद आज मैंने चंदन भैया के काम को मना कर दिया, इसीलिए मेरे लग गई। भोला जैसे ही उठता है उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? भोला इस चमकती हुई चीज को निकालने के लिए उस जगह को खोदता है। अरे अरे, इतना बड़ा पीतल का घड़ा, इसमें आखिर है क्या? भोला जैसे ही उस पीतल के घड़े का ढक्कन खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारे सोने की मोहरें होती हैं। अरे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने आज मेरी किस्मत खोल दी। भोला भागता हुआ उस पीतल के घड़े को लेकर घर जाता है। क्या हुआ, तुम आज फिर से जल्दी आ गए। अरे अरे कमला, देखो, इसे देखो, मेरे हाथ में क्या है। अरे बेटा, तू ये क्या लेकर आया है? माँ, तुम सही कहती हो कि भगवान पर भरोसा रखो, वो सच्चे लोगों की मदद करते हैं। देखो देखो माँ, आज भगवान ने मेरी भी मदद की है। क्या बोले जा रहे हो? क्या है इस घड़े में और ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम इसे खोल कर तो देखो। कमला उस पीतल के घड़े को खोल कर देखती है तो वो घड़ा पूरा सोने की मोहरों से भरा होता है। अरे अरे, लेकिन ये सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा तुम्हें मिला कहाँ? भोला कमला और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान सच्चे और अच्छे लोगों की मदद जरूर करता है। आज मुझे भगवान पर सच में भरोसा हो गया।